हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की। किसकी? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स की, यानी कि कंप्यूटर का इतिहास। तो उसके लिए आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे यहाँ पे आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका एक रीज़न है। रीज़न ये है कि मैं आपको फोटोज दिखाना चाहता हूँ, उसकी इमेजेस, वो जो इतिहास में हमारे पास कंप्यूटर हुए वो कैसे दिखते थे, किस तरीके से कार्य करते थे, है ना। ये सब तो थोड़ा सा आपको और मतलब अच्छा लगे। ऐसे ही मतलब बोर्ड पे मैं समझा दूँ उतनी अच्छी इमेजेस में बना नहीं सकता जितने वो फोटोज में दिखाई देंगे। तो बेहतर है कि हम स्क्रीन पे पढ़ें और यहाँ पे समझे सारी चीजें। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यानी कि कंप्यूटर का इतिहास, जो कि आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कंप्यूटर हिस्ट्री का। तो कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है वो, अगर आपको ऐसा लगता है कि 50-100 साल पुरानी है तो आप गलत हैं। कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बहुत प्राचीन है, बहुत ज्यादा प्राचीन। मतलब अभी मैं आपको जब नंबर बताऊंगा ना एग्जैक्टली कि कितने साल पहले हमने सबसे पहला कंप्यूटर बनाया था, तो आपको लगेगा कि कंप्यूटर इतना पुराना है। हमें तो 50-60 साल से ही कंप्यूटर के बारे में सुनने में आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। आगे मैं बताऊंगा आपको एक पहला कंप्यूटर जिसका नाम एबेकस था, वो कितने साल पहले बना था। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है वो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। और जब सबसे पहले कंप्यूटर को बनाया गया था, सबसे पहले कंप्यूटर को जो बनाया गया था, वो किस लिए बनाया गया था? इसलिए बनाया गया था ताकि हम उससे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकें, यानी कि जो गणित में गणनाएं होती हैं। गणनाएं यानी कि प्लस करना नंबर्स को, माइनस करना नंबर्स को, मल्टीप्लाई करना नंबर्स को, डिवाइड करना। और उन उस डेटा को जो हम हमारे पास डिवाइड, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट, एडिशन करने के बाद जो हमारे पास डेटा आ रहा है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसे स्टोर कर लेना कहीं पे। तो इस तरह का काम हमें करना था कंप्यूटर से, इसलिए हमने क्या किया, हमने कंप्यूटर का डेवलपमेंट स्टार्ट किया। तो किस लिए बनाया गया था कंप्यूटर को इतिहास में? ताकि हम गणित में जो गणनाएं होती हैं, प्लस माइनस जोड़ घटा गुना, वो सब हम इससे आसानी से कर सकें। पर आज क्या हो रहा है कंप्यूटर का? आज कंप्यूटर का हम बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। कंप्यूटर आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में मिलेगा, रेलवे स्टेशन में मिलेगा, ऑफिसेज में मिलेगा, है ना। और आपको क्या कहते हैं, घरों में मिलेगा। और पता नहीं, आप मतलब कहीं भी चले जाओ आज तो एग्रीकल्चर, है ना, ई कॉमर्स, आपका खेती बाड़ी, जितने भी आपके काम हो रहे हैं ज्यादातर आज कंप्यूटर की मदद से ही हो रहे हैं। तो ये तो हुआ एक छोटा सा कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कि कंप्यूटर हमने शुरू में किस लिए बनाया था, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए, और आज हम इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब डेवलपमेंट होते होते ये देखो आपकी, हमने कितना डेवलप कर दिया कंप्यूटर को, कि आज हम लगभग लगभग सारे कार्य कंप्यूटर से कर लेते हैं। और कंप्यूटर का जो डेवलपमेंट हुआ वो 3 स्टेजेस में हुआ। एक डार्क एज, सबसे पहले जो आई हमारे पास डार्क एज आई, उसके बाद हमारे पास मिडिल एज आई, उसके बाद मॉडर्न एज आई। तो 3000 BC, 3000 BC, BC यहाँ पे है बिफोर क्रिस्ट। BC का यहाँ पे मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। क्रिस्ट आप जानते हो, यूएसए में जो लोग हैं ना, वो क्रिश्चियंस जिन्हें कहते हैं क्रिस्ट। तो मतलब ये एक वो है कि इस तरह के जो लोग थे, क्रिश्चियंस जो हुए, उनसे भी पहले जो सदी रही उसे हमने BC का नाम दिया था, 3000 BC। ठीक है, इसी तरीके से ये एडी है। एनोडैनी, एनो डोमिनी इसको बोलते हैं, एनो डोमिनी। इसका मतलब होता है भगवान के जन्म से पहले, बिफोर द बर्थ ऑफ लॉर्ड। भगवान के जन्म से पहले का जो समय था उसे हमने एडी में काउंट किया। क्रिस्ट से पहले का जो समय था BC, वो BC से हमने काउंट किया। तो जो डार्क एज रही हमारी, जो अंधेरे वाली एज थी, जिस टाइम प्रकाश का कोई मतलब नहीं था, उस वाली एज को हमने डार्क एज का, वो आपकी थी 3000 BC से 1890 AD तक। उसके बाद हमारी मिडिल एज आई 1890 से लेकर 1944 तक, जो अभी हमारे पास्ट की ही बात है। और जो मॉडर्न एज है वो आपकी 1944 से अभी तक चल रही है। 1944 नाइन की, तो उसके आसपास की एज है जब हम आजाद हो रहे थे, भारत आजाद हो रहा था मतलब। तो 3 स्टेजेस में जो है
कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। अब डार्क एज में हम सबसे पहले बात करते हैं। तो डार्क एज में जितने भी कंप्यूटर्स थे वो आपके सारे के सारे क्या थे, इलेक्ट्रोमैकेनिकल थे। इलेक्ट्रोमैकेनिकल मतलब या तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे या फिर वो मैकेनिकल से चलते थे, मैकेनिकल एनर्जी से चलते थे, है ना। जब इसके उदाहरण आएंगे अभी, हम अब जब आगे पढ़ेंगे कंप्यूटर्स को तब आपको ये चीज पता लगेगी कि इलेक्ट्रो मैकेनिकल कौन सी डिवाइसेस होती हैं। तो जो डार्क एज है वो एबेकस से स्टार्ट हुई। एबेकस आपका सबसे पहला कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर। अगर आपसे पूछ ले जाए फर्स्ट कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर शैल बी एबेकस। एबेकस था हमारा सबसे पहला कंप्यूटर। आफ्टर दैट अबेकस को अब बढ़ते हैं। अबेकस क्या है, तो अबेकस अभी तक जब से हम इतिहास को पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उसमें अब तक की सबसे पुरानी मशीन है जो गणनाएं करने के लिए बनी थी, जो कैलकुलेशंस करने के लिए बनी थी। उनमें अब तक की सबसे पुरानी मशीन अबेकस थी। ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है ना, ये राइट में, ये वाली, ये अबेकस है। इसे चाइना में 3000 साल पहले ही बना दिया गया था। 3000 साल पहले, देख रहे हो आप कितना लंबा टाइम है। 3000 साल पहले हमने एबेकस बना दिया था। इससे पहले क्या होता था, इससे पहले क्या होता था, हम दीवार पे नंबर खुरेद देते थे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, या फिर पत्थरों को इकट्ठा कर लेते थे। तब हम गिनती इस तरीके से करते थे, दीवार पे नंबर खुरेद के, पत्थरों को इकट्ठा करके, इस तरीके से। फिर एबेकस बनने के बाद चाइना में हमने गिनती जो है एबेकस की मदद से करनी स्टार्ट कर दी। आज भी भारत और जापान दो ऐसे देश हैं जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए एबेकस को पढ़ाया जाता है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो हमें मतलब एबेकस के बारे में पढ़ाया जाता है और हमें इसे इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है हमारी प्राथमिक शिक्षा में। तो इसका जो ये अपर पार्ट है, ये जो अपर पार्ट है, इसको हम हेवन बोलते हैं। इसको हम हेवन बोलते हैं। कहते हैं ना, इसका हेवन नाम इसलिए रख दिया क्योंकि हम मानते हैं कि स्वर्ग ऊपर है, तो हेवन नाम रख दिया। और क्या है, हम यहाँ पे नीचे कहाँ पे हैं, धरती पे है, तो नीचे वाले का नाम रख दिया हमने अर्थ। तो नीचे का जो पार्ट है वो आपका अर्थ कहलाता है और जो ऊपर आपका ऊपर का पार्ट है वो हेवन कहलाता है। तो ये एक मतलब लकड़ी का एक पूरा बॉक्स होता है, इसके बीच में एक बड़ी सी डंडी से इसे दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसका ऊपर का पार्ट हेवन है, नीचे का पार्ट अर्थ है। और इसमें जो है ये 36 छड़ें होती हैं। 36 का मतलब हॉरिजॉन्टल, जैसे धरती है हमारी, इसके जो समांतर ये ऐसी छड़ें होंगी, ये ऐसी लाइंस जो होंगी, ये 36 है, यानी कि धरती के समांतर है। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, ये समांतर है धरती के, तो इन्हें 36 बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो ये छड़ है, इसमें लगी हुई जो छड़ें हैं, ये 36 छड़ें हैं। हम इसे ऐसे नहीं इस्तेमाल करते जैसे ये रखा हुआ है, एक्चुअल में ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है। इसे हम खड़ा कर लेते हैं और ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाता है और ये 36 छड़ें लगी हुई हैं इसमें, ठीक है। और ये यहाँ पे 5 गिट्टियां, इसमें 5 बीड्स जो है इसमें इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। 5 बीड्स इधर होते हैं, 2 इधर होते हैं। अब गिनती का मैं बताता हूँ आपको कैसे होता है। हम इसमें ड्रैग, इन्हें ना इधर उधर ड्रैग करते हैं। जब हमें गिनती करनी होती है तो हम इसे इधर ले आते हैं और बीड्स को मतलब इधर उधर ड्रैग करके कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे मैं अभी आपको अब समझाता हूँ, इसे थोड़ा सा मैं रफ कर लूँ सारा, ताकि यहाँ पे जितना भी हो गया है मैथ्स हट जाए यहाँ से, ताकि मैं आपको इसे समझा सकूँ, ठीक है। तो जब हम इसको खड़ा कर लेते हैं, कैलकुलेशंस करने के लिए इसे खड़ा किया जाता है, ये इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा ये हो गया, इसके बीच में डंडी, जो ये वाली डंडी है ना, वो यहाँ पे आ जाएगी जब हम इसको खड़ा कर देंगे, और इसमें 36 छड़ें हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी हैं ये 9 है। तो अभी मैं कम ले लेता हूँ, चलो ठीक है। इसके बाद अब इसे गिनते कैसे हैं, यहाँ से देख लो। सबसे ऊपर वाली पार्ट क्या होती है आपकी, इकाई होती है, ठीक है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरीके से आपका ये चल जाता है। तो सबसे ऊपर क्या होगी आपकी इकाई, फिर दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से आगे करोड़, 10 करोड़ चलता चला जाता है। अब इसे गिनते कैसे हैं? तो जो ये दो की तरफ वाला पार्ट है, जो दो की तरफ वाला पार्ट है, इसे एक बिंदी को 5 गिना जाता है। इसे एक को 5 गिना जाता है और इसे यहाँ पे इधर 1 गिना जाता है। समझ आ रहा है कैसे हो रहा है? तो जब ये 5 ऊपर जाएंगी, ये एक नीचे आ जाएगी। तो यहाँ पे इसे ऐसे समझो, ये 5 है, इसे मतलब ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, इस ये 5 होगा, ये 50 होगा, ये 500 होगा।
इसके ऊपर मैं चाहता हूँ आप कि मैं अगर इसे समझाऊंगा तो बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, बट मुझे लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा। अगर मैं इस एक बिंदु को इधर कर दूं तो इसे गिना जाएगा एक। अगर मैं इधर से दो कर दूं इधर तो उसे गिना जाएगा दो। अगर मैं पांचों की पांचों ऊपर कर दूं तो पता है क्या होगा, मैं इन्हें वापस नीचे ला लूंगा, ले आऊंगा और ऊपर वाली को इधर कर दूंगा एक को, क्यों, यही तो पांच के बराबर है। जब ये सारी ऊपर चली जाती हैं तो इन्हें सबको वापस नीचे ले आया जाता है और ऊपर से एक को नीचे ले लेता है। ठीक है। इसके ऊपर मैं चाहता हूँ तुम यूट्यूब पे कोई वीडियो देखो, अगर आपको मिल जाए, अगर आपको इंटरेस्ट है कि आपको जानना है एबेकस कैसे काम करता है ना, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। यही एक है जो इम्पोर्टेंट भी होता है, जो पूछा भी जाता है और जो हमें पता भी होना चाहिए। इसके बाद सेकंड वाला भी है, वो भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो भी इंटरेस्टिंग है ना। उसके बाद तो सिर्फ आपको पढ़ना है, नॉलेज होनी चाहिए, चलाना आए या ना आए, क्योंकि हर किसी को वो आता भी नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी डिवाइसेस, इसीलिए डेवलपमेंट हुआ, इसलिए उसे उन्हें आसानी से कोई भी चला सके, इसलिए उन्हें बनाया गया आगे। वरना अगर यही आसान होते चलाने तो फिर इन्हीं से काम चल रहा होता। ठीक है। इसके बाद एबेकस के बाद जब हमारे पास दूसरा वो आया, दूसरा कंप्यूटर आया, उसका नाम था एनालॉग मशीन और नेपियर्स बोन्स। ये स्कॉटलैंड में 1617 यानी कि 1617 में एक मैथमेटिशियन रहे हमारे जॉन नेपियर, उन्होंने बनाई थी। जॉन नेपियर ने 1617 में स्कॉटलैंड में जो है एनालॉग मशीन बनाई, नेपियर बोन्स एनालॉग मशीन। अब ये क्या होता था, ये इस तरीके से दिखती थी। पता है इसमें क्या था, ये तो लकड़ी की है, बट जब नेपियर ने इसे एक्चुअली फर्स्ट टाइम बनाया था तो हड्डियों से बनाया था। उसमें क्या था, हड्डियों की छड़ें होती थी, ऐसी लंबी लंबी हड्डियों की छड़ें होती थी, ये जो आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऐसे छड़, यहाँ पे एक छड़ है, ये दूसरी छड़ है, ये ऐसे, ये हड्डियों की बनी होती थी। और ये किस लिए काम की जाती थी, इनसे मल्टीप्लीकेशंस किए जाते थे, नंबरों को गुना की जाती थी। जो बड़े नंबर होते हैं, जैसे मुझे 2 into 3 27 करना है, तो इस तरह के नंबर, या 714 into 319 करना है, ऐसे नंबरों की कैलकुलेशंस, जिसे हम उस टाइम पे कोई मेथड तो था नहीं, तो उस तरीके की कैलकुलेशंस को हम आसानी से कर सके और तेज कर सके, तो उस चीज के लिए नेपियर ने ये मशीन बनाई थी। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि उसका नाम नेपियर बोन्स ही क्यों को रखा है इसने। बोन्स इसलिए रखा क्योंकि बोन्स मतलब होता है हड्डी, और जिसमें छड़ें लगी थी वो हड्डियों की बनाई थी नेपियर ने। और नेपियर ने वो हड्डियों की क्यों बनाई थी ये मुझे भी नहीं पता, देखो। मतलब उन्होंने शायद ही सोचा हो कि हड्डी पे ज्यादा दिन तक खुरेदा हुआ डाटा रह सकता है, लकड़ी पे वो मिट जाएगा, लकड़ी पे पानी गिर गया है, फिर कोई और मटेरियल यूज करके अगर वो इस्तेमाल करे तो वो मिट जाएगा। शायद इसलिए, क्योंकि उसकी लाइफ ज्यादा हो जाए, है ना, इसलिए उन्होंने हड्डियों का इस्तेमाल किया। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन होता कैसे। सपोजिटली मैं इसमें बहुत ही आसानी से आपको छोटे नंबर से ले लेता हूँ, मैं आपको बड़ा नंबर आप खुद ट्राई करना है ना। जैसे कि मैं सेवन को सेवन को 37 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, सेवन है। नहीं यार, 37 से नहीं कर सकता मैं, वरना मुझे छड़े अलग अलग निकालनी पड़ेंगी। चलो 37 से कर लेते हैं, वरना आप कहोगे यार सर बस वही करा रहे हैं जो सर को पता है। ठीक है, ये रैंडम नंबर है, मेरा खुद का सोचा हुआ नहीं है। तो सेवन को मुझे 37 से करना है, तो सेवन, सेवंथ रो पे जो तीसरी छड़ है आपकी, ठीक है, सेवन को 37 से करना है, तो सेवंथ वाली रो पे जो तीसरी छड़ है उसका नंबर लिख लो। उस पे क्या नंबर है, 2 into 1। फिर इसी तरीके से थ्री वाली हमने लिख लिया यहाँ पे, इसके बाद सेवन है, सेवन से करनी है, तो सेवन पे जो नंबर है वो लिख लो। सेवन पे सेवेंथ पे नंबर है 4 और 9, 4 और 9। अब यहाँ से बना दो डायगोनल्स, एक डायगोनल में ये आ जाएगा, एक डायगोनल में आपका ये आ जाएगा, और एक डायगोनल में ये आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको, तिरछे तिरछे डायगोनल बनाने हैं, ऐसे ऐसे डायगोनल बनाने हैं। ठीक है, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, एक ये हो गया। इसे यहाँ पे ऐसे लिखो 9, इसे जोड़ के लिख दो, 1 + 4 कितना हो गया आपका 5, और ये आपका क्या था 2, तो 259 आंसर हो गया। अब इसे कैलकुलेट करके देखें, 7 7 49 का 9 हाथ गया, 4 7 3 21 और 25, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। किस किस को समझ में आया ये चीज, नहीं आया तो मुझे बताना है ना। वैसे तो मेरे हिसाब से आ जाना चाहिए, कुछ नहीं करना है। सेवन की हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो सेवन की हमने जो है किससे करनी, सेवन्थ वाली रो को ले लिया, इसमें 3 और 7 से करनी है, तो 3 वाला नंबर यहाँ लिख लिया, 7 वाला नंबर यहाँ लिख लिया, और फिर इनमें डायगोनल्स बना दिए, इसे यहाँ लिख लिया, इसे जोड़ के लिख दिया, और इसे फिर एज इट इज रख लिया। ऐसे यहाँ पे अगर एक और नंबर आ जाता डायगोनल के अंदर ही, तो उसे भी हम जोड़ के यहाँ लिखते। ठीक है, आगे चलते हैं।
इसके बाद हमारे पास आया मैकेनिकल कैलकुलेटर ऑफ ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने एक मैकेनिकल कैलकुलेटर ही बना लिया। मैकेनिकल देख रहे हो, ये मैकेनिकल डिवाइस है, यानी कि इसमें क्या होगा, मैकेनिज्म होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मैकेनिकल काम हो रहा होगा इसमें, जैसे मशीन्स होती है ना, इसी तरीके से इस मैकेनिकल कैलकुलेटर को जो है पास्कलिन भी कहा गया है, क्योंकि ये पास्कल के नाम पे, इसे पास्कल ने इन्वेंट किया था और उसने अपना मिलता जुलता ही नाम रखते थे, है ना। जैसे न्यूटन था, उन्होंने फोर्स की, बल की जो यूनिट है वो न्यूटन ही रख दी, तो इसी तरीके से साइंटिस्ट क्रेडिट्स लेने के लिए अपना ही नाम रखा करते थे। तो यहाँ पे ब्लेज पास्कल ने इसे बनाया था, तो इसका नाम पास्कलिन रख दिया। इसे 1642 में बनाया गया था और ये पहली मैकेनिकल मशीन थी। 1642 में पहली मैकेनिकल मशीन बनाई गई जो क्या कर सकती थी, नंबर को जोड़ सकती थी, घटा सकती थी और दूसरी भी कैलकुलेशंस कर सकती थी, जब इसे मॉडिफाई कर दिया गया। तो शुरू में तो ये नंबर्स को जोड़ने के लिए बनाई गई, बहुत तेजी से नंबरों को जोड़ने के लिए, जितना एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। उन्होंने इस मशीन को जब बनाया था जब वो सिर्फ 18 साल के थे, ठीक है। तो देख रहे हो पहले लोग कितने जीनियस थे। हम हैं 18 साल के, हमारे यहाँ पे आज के ज़माने में, और आज के 18 साल के लड़कों को क्या चाहिए, एक बढ़िया सा फ़ोन, एक अच्छी सी बाइक और एक गर्लफ्रेंड, और उनकी हो गई लाइफ सेट। तो ऐसा नहीं है यार, ये लोग बहुत अच्छे थे, इन्होंने 18 साल में एक ऐसी चीज़ बना दी जो बनी ही नहीं थी। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीज़ आज के टाइम में जो बनी ही ना हो। क्या ये इमेजिन कर लेते हैं कि उड़ने वाली कार बने? तो वो सब जानते हैं कि उसका मॉडल क्या है आज, है ना। तो चलो वापस आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। उन्होंने इस चीज को, इस मशीन को सिर्फ तब बना दिया जब वो 18 साल के थे। सिर्फ किस लिए बनाया था उन्होंने इस मशीन को, कि उनके जो पिताजी हैं वो टैक्सेस यानी कि करों का हिसाब किताब जल्दी कर सके। उन्हें ज्यादा समय लगता था, तो उन्होंने अपने पिताजी की मदद करने के लिए इस मशीन को बना दिया था। अब इस मशीन में होता क्या था, इसमें गियर और शाफ्ट होते थे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ये शाफ्ट है, ये घूमेगी, अंदर की तरफ गियर घूमेगा इसके, और वहां पे कुछ नंबर दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे समझो इसे जैसे आज पहिया घूमता है ना बाइक का, और ऊपर स्पीडोमीटर में नंबर्स बदलते रहते हैं, कि एक पहिए ने 1000 चक्कर काट लिए, तो इसका मतलब वो 1 किलोमीटर चल दिया। इसे इस तरीके से समझो, इसी तरीके से जैसे यहाँ पे ये बाहर वाला व्हील रोटेट करता था, कि ये 5 बार रोटेट होगा तो ऊपर 1 बार नंबर आ जाएगा, और ये 10 बार रोटेट हो जाएगा तो इधर 1 नंबर आ जाएगा। इस तरीके से नंबर को जोड़ते थे। तो कुल मिला के इन्होंने उस टाइम स्पीडोमीटर के जैसा कुछ डिवाइस बना दी थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया डिफरेंशियल एनालिटिकल इंजन ऑफ चार्ल्स बेबेज। यहाँ चार्ल्स बेबेज का नाम तो हम सब लोगों ने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज को हम फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर भी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर यानी कि आज का जो कंप्यूटर है उसका पिता। मॉडर्न कंप्यूटर का जो पिता है वो क्या है, चार्ल्स बेबेज। वो कौन है, मतलब चार्ल्स बेबेज। उन्हें क्यों कहते हैं पता है क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, उन्होंने उसे पेपर्स पे पहले ही बना दिया था, ठीक है। मतलब वो खुद नहीं बना पाए, क्योंकि सबकी यार एक एक जिंदगी होती है, उनकी जिंदगी उतने इक्विपमेंट नहीं आए तब कि वो बना पाते। बट उन्होंने पेपर से बना दिया था कि इस तरीके का कंप्यूटर भविष्य में बनाया जा सकेगा, जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो जाएगी। तो वो उन्होंने प्रिंसिपल, वो सारी के सारे प्रिंसिपल, सारी सिद्धांत, जिस चीज पे वो कंप्यूटर बनता, वो सारे के सारे उन्होंने थ्योरी में लिख दिए थे पहले ही, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज ने, जिस टाइम चार्ल्स बेबेज की अवेलेबिलिटी के हिसाब से उन्होंने दो चीजें बनाई, एक उन्होंने बनाया डिफरेंस इंजन और दूसरा उन्होंने बनाया एनालिटिकल इंजन। तो डिफरेंस इंजन क्या था, ये पहली ऑटोमेटिक मशीन थी जो सारणी यानी कि टेबल्स बनाने के काम आती थी, ठीक है। इसे देख लो तुम, इसे कितना कॉम्प्लिकेटेड है ये मशीन। मतलब इसे कोई हमारे जैसा आदमी जिसे बिल्कुल ये सिखा ही नहीं जाएगा, वो कैसे इस्तेमाल कर लेगा, है ना। तो हर चीज़ तो मैं भी नहीं बता सकता आपको कि कैसे इस्तेमाल होती होगी, है ना, क्योंकि इसमें एग्जॉस्टिव स्टडी इसकी दी ही नहीं गई है कहीं पे। आपकी बुक्स में तो दी ही नहीं जाती। मैंने बाहर से चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बट वो मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ये पहली एक ऑटोमेटिक मशीन थी जिसे हमने सारणी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर भी ये आपको दिख ही रहा होगा, ये जो ये लगे हुए हैं ना, ये ऊपर टप्पनी जैसी चीज है ना, ये गियर्स होते हैं। इसमें भी गियर्स थे, और ये लंबी लंबी रोड्स जो हैं ये शाफ्ट थे, और ये भाप से चलती थी। इसकी एक अच्छी बात थी, ये ऑटोमेटिक मशीन थी और ये भाप से चलती थी। अब इसमें क्या था कि ये 60 जोड़ 1 मिनट के अंदर कर देती थी, है ना। उस टाइम पे बहुत बड़ी बात मानी जाती थी कि 60 नंबरों को, या 60 अलग अलग नंबरों को जोड़ दिया, या 60 बार हमने चीजों को जोड़ दिया 1 ही मिनट में, ठीक है।
इसके अंदर मेमोरी भी थी। इसके अंदर मेमोरी भी थी, यानी कि हम क्या कर सकते थे, अगर 2+3 हमने इसमें किया जो कि 5 आया, हर बार मैं एग्जांपल लेता हूँ ना, बोर हो रहे होंगे, तो चलो 3+4 ले लेते हैं, जो 7 आया, ये इस 7 को स्टोर कर सकती थी। और अब आप जानते हो कि इंफॉर्मेशन का स्टोर रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचो, अगर आज आपके पास किसी भी चीज का रिकॉर्ड नहीं है कहीं भी, तो आप इमेजिन करो क्या होगा। आप अपने स्कूल के बच्चों तक को नहीं काउंट कर सकते कि हमारे स्कूल में कितने बच्चे हैं, आपके आईटीआई में कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे टोटल आईटीआई करते हैं, कुछ भी नहीं पता होगा, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा किसी चीज का। एक बार मैंने गिन लिया, चलो ठीक है, अगले साल नए बच्चे भी तो आए, कुछ बच्चों ने छोड़ा भी तो हर चीज अपडेट रहे, उसका मतलब यह है कि हमारे पास पहले से स्टोर डेटा होना चाहिए जिसके हिसाब से हम चेंजेस करेंगे। तो इस ये पहली मशीन ऐसी थी जिसमें मेमोरी थी, और मेमोरी थी इसका मतलब क्या था कि इसमें हम डाटा को संग्रह करके रख सकते थे भविष्य में इस्तेमाल के लिए, या फिर पढ़ने के लिए खुद के। इसके अंदर प्रोग्राम्स थे, निर्देशों के प्रोग्राम थे जिसके द्वारा ये काम करती थी। इसके बाद हमारे पास, ये तो डिफरेंस इंजन था, इसके बाद चार्ल्स बेबेज ने ही एनालिटिकल इंजन भी बनाया था। एनालिटिकल इंजन कुछ इस तरीके का दिखता था। ये दूसरी मशीन थी जो बेबेज ने बनाई थी 1833 में। और इसमें क्या होता था, जो इंस्ट्रक्शंस होते थे, यानी कि जो निर्देश होते थे, वो पे पंच कार्ड के माध्यम से दिए जाते थे। जैसे एक कार्ड है ये, इसमें कुछ छेद कर दिए गए जगह जगह पे कुछ छेद कर दिए जाए, और फिर उसे इस मशीन को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वो हम पढ़े या ना पढ़े, बट ये मशीन इस पंच कार्ड को पढ़ लेगी और इन छेद का मतलब समझ लेगी। इससे क्या होगा, आपको एक ही चीज बार बार नहीं बतानी थी कंप्यूटर को। अगर मुझे उसे 2+3 कराना है 5, तो आप एनालिटिकल इंजन को बार बार 2+3 नहीं कहोगे कि करो करो ये। आप एक कार्ड बना लोगे जो 2+3 का निर्देश अपने अंदर संग्रह किए हुए है। आप कुछ नहीं करोगे, आप कार्ड दोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से एनालिटिकल इंजन बनाया गया पंच कार्ड की मदद से, इसमें निर्देश दिए जाने लगे। और इसकी एक अच्छी बात ये थी कि अगर वोल नंबर है, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं 1 2 3, ये आपकी क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं होती हैं। जबकि आपकी 2.3 जो है पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, दशमलव आ गया। पूर्णांक संख्याएं होती हैं आपकी 1 2 3 4, इस तरीके से। जो इस तरीके के आपके नंबर होते थे, उनका वर्गमूल, स्क्वायर रूट भी निकाल लेती थी ये मशीन। और ये जो है, इसमें खास बात ये थी कि ये दशमलव के बाद तक, दशमलव के बाद कितने हम नंबर लिखे जाते हैं, हम कैलकुलेशन जो करते हैं वो कितनी करते हैं, हम पहली प्लेस तक कर लेते हैं, दूसरी प्लेस तक, जैसे 2.14 है ना, 3.37। इस तरीके से डेसिमल के बाद ही 50 अंकों तक सटीक कैलकुलेशन कर लेती थी। सटीक कैलकुलेशन, जैसे कि एक उदाहरण लूँ अगर मैं, तो आप इसे ऐसे देख लो कि ये, अगर एक चीज का आंसर हमें सटीक चाहिए तो डेसिमल में नंबर्स बढ़ सकते हैं, तो उस तरीके से ये क्या करती, 2.13457942, इस तरीके से 50 डेसिमल के बाद तक के नंबर्स की सटीक कैलकुलेशन करने में सक्षम थी ये मशीन। और इस तरीके के 1000 नंबर्स को स्टोर कर सकती थी, इस तरह के 1000 नंबर को अपने अंदर संग्रह करके रख सकती थी। तो ये इसमें कुछ खास बातें थी। इसके बाद जैक्वार्ड की लूम मशीन आई। अब लूम मशीन का कंप्यूटर से कोई लेना देना था नहीं, बट इसका एक सिद्धांत था जो कंप्यूटर के वर्ल्ड में बहुत ही मतलब क्रांतिकारी रहा। एक साइंटिस्ट रहे, एक जोसेफ मैरी जैक्वार्ड, उन्होंने 1801 में इस मशीन को बनाया। उनका मशीन का मतलब उन्हें इसलिए मशीन नहीं बनानी थी कि उन्हें कंप्यूटर बनाना है या कंप्यूटर में डेवलपमेंट करना है या कैलकुलेशंस करनी है, उन्हें कुछ नहीं करना था ऐसा। उनका तो अपना एक कपड़े का कारोबार था, टेक्सटाइल का बिजनेस था। उसमें वो कपड़े पे डिजाइन और पैटर्न निकाल सकें किसी तरीके से ऑटोमेशन पे। मतलब बार बार उन्हें जो है, हर बार सुई धागा लेके ना लगना पड़े, हर बार मशीन को नए नए धागे ना पिरोने पड़े। कुछ ऐसा बनाया उन्होंने कि मेरा तो जो है काम ऑटोमेशन पे हो जाए, मैं एक बार कोई ऐसी चीज बना दूं कि मशीन को खुद पता लग जाए कि कैसा पैटर्न निकालना है कपड़े में। तो उन्होंने क्या किया, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये पंच कार्ड जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये पंच कार्ड्स बनाए उन्होंने।
ये पंच कार्ड्स नहीं है, बेसिकली ये पैटर्न है कपड़े के, कि इन छेदों में को सुई चली जाएगी, बाकी जगह को सुई नहीं जाएगी, तो कपड़ा किस तरीके से डिजाइन उभर के आएगा उस पे, वो ये कार्ड्स डिटरमाइन करते थे। समझ रहे हो आप? जैसे ऊपर 1000 सुई लगी हुई है, 1000 सुई कपड़े में जाएंगी तो पूरा एक प्लेन पैटर्न आएगा। बट अगर 1000 में से आप यहाँ इस वाली जगह पे सुई रोक लो और जहां जहां छेद है वहां वहां पे को सुई निकल जाएगी, तो एक पैटर्न बनेगा। वो पैटर्न इन कार्ड से बनाया उन्होंने, और ये मशीन उन्होंने सिर्फ अपने डिजाइन के पर्पज से बनाई थी। जब बेबेज, चार्ल्स बेबेज को इसका पता चला कि किस तरीके की कोई मशीन बनाई है जैक्वार्ड ने जो पंच कार्ड से एक पैटर्न फॉलो कर लेती है, एक डिजाइन निकालती हुई चली जाती है, तो उन्होंने आगे इस पे काम किया। एक और साइंटिस्ट रहे होलेरिथ करके, जिन्होंने टेबुलर मशीन बनाई। उन्होंने इस आइडिया को, चार्ल्स बेबेज ने उसके साथ, होलेरिथ के साथ डिस्कस किया इस आइडिया को, और इस पे काम किया, और फिर इस सिद्धांत को अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल किया। उसके बाद हमारे पास ऑगस्टा एडा आई। ऑगस्टा एडा का क्या था कि ये वो पहली महिला थी जिन्होंने, जो बेबेज ने सिद्धांत लिख दिया था ना कि मॉडर्न कंप्यूटर ऐसा बनेगा, उस पे इन्होंने काम किया और सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने का खिताब पाया। इन्होंने एनालिटिकल मशीन बनाई, और क्योंकि इन्हें सम्मानित किया जाना चाहिए था इस काम के लिए, ये पहली महिला थी जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्राम लिखा, इसलिए इनके लिए सम्मानित करने के लिए इन्हें एडा नाम की, इनके नाम पे एक भाषा डेवलप कर दी गई। तो यहाँ तक तो हम जो है डार्क एज में रहे, और यहाँ तक हमारा एनालिटिकल इंजन तक डार्क एज रही। उसके बाद मिडिल एज आई, और मिडिल एज में सबसे पहले बनी टैबुलर मशीन, जो हरमन होलेरिथ ने ही बनाई। मैं भी नाम ले रहा था ना होलेरिथ का, होलेरिथ ने जो है चार्ल्स बेबेज के साथ डिस्कशन किया, और उसके बाद उन्होंने अपना भी बनाया। चार्ल्स बेबेज ने भी बनाया था अपना, होलेरिथ ने भी बनाया। होलेरिथ ने ये इस तरीके से एक बड़ी पियानो जैसे दिखने वाली मशीन बनाई। मजाक था ये वैसे, है ना, पियानो मत बोलना इसे, ये टैबुलर मशीन है। इन्होंने ये मशीन क्यों बनाई? ये दरअसल जनगणना का काम करते थे यूएसए में। जनगणना जानते हो आप? सेंसस, यानी कि हम अपने यहाँ की आबादी गिन रहे हैं। तो जब यूएसए में सबसे पहले बार आबादी गिनी गई तो उसमें 7 साल लग गए। 7 साल लग गए जब पता लगा कि यूएसए में इतनी आबादी है। अब आप ये देखो ना कि कितना गलत है। 7 साल आपने गिनने में लगा दिए यार, 7 साल में मरे भी तो होंगे लोग, कुछ नए भी तो पैदा हुए होंगे। तो जो आपके पास नंबर आया 7 साल में गिनती करके, वो कितना गलत होगा, है ना? इस चीज को इन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा बनाया जाए जिससे काम जल्दी हो जाए और हमारे पास एक्यूरेट डाटा भी आए, और हम उसे भविष्य के लिए संभाल के भी रखें, और हम ये भी देख लें कि कितने पैदा होते हैं, कितने मरते हैं, और जो नंबर हमारे पास है उसमें से जोड़ घटा करके हम सटीक कैलकुलेशन कर लें कि कितने लोग, कितनी आबादी यूएसए में है। तो इन्होंने एक मशीन बनाई 1880 में, जिसका नाम टेबुलर मशीन था, जिसने 3 साल में जो काम 7 साल में हुआ था, वो काम 3 साल में करके दे दिया। उन्होंने यूएसए की आबादी गिन ली इस मशीन की सहायता से 3 साल में सारी। इसमें भी बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। इन्होंने, होलेरिथ ने अपने खुद के कोड लिखे जिन्हें होलेरिथ कोड कहा गया। ठीक है, क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको अभी शायद ये समझ आए या ना आए, मुझे नहीं पता कोड। बट मैं भविष्य में आपको दिया गया है कि आपके कोड कैसे होते हैं, क्यों लिखे जाते हैं, है ना, कहाँ काम आते हैं, वो सारी चीजें आगे लेटर जो चैप्टर आएंगे हम उसमें पढ़ेंगे। तो खुद के कोड लिखे जिनका नाम हॉलरिथ कोड था। और ये मशीन भी जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि चार्ल्स बेबेज हॉलरिथ से पहले ही पंच कार्ड का आइडिया डिस्कस कर चुके थे। तो मशीन जो है पंच कार्ड का इस्तेमाल करती थी, जिससे वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सके। ठीक है, यहाँ पे उस पंच कार्ड में इन्होंने क्या रखा? उस पंच कार्ड में उन्होंने कुछ नहीं किया, एक जगह छेद रखा, एक जगह छेद नहीं रखा, एक जगह छेद रखा, एक जगह नहीं रखा। तो जहाँ पे छेद होता था उसे 1 गिना गया, और जहाँ पे छेद नहीं होता था उसे 0 गिना गया। तो फिर देखो ना कंप्यूटर की भाषा है। तो यहाँ से देखो आप कि क्या हुआ, यहीं से तो 0 और 1, 0 1 चल गया, और यही तो बाइनरी है जिस पे आज मॉडर्न कंप्यूटर काम करता है। हमारा कंप्यूटर किस पे काम करता है? बाइनरी पे काम करता है। तो जब इन्होंने जहाँ पे छेद था उसे तो 0 कह दिया, और जहाँ पे छेद, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, जहाँ पे छेद था उसे 1 कह दिया, जहाँ पे छेद नहीं था वहां पे 0 कह दिया। ठीक है,
तो इसी तरीके से 0101 वाली बाइनरी डेवलप हुई, और इन 0101 को हम हमारे समझने लायक नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बाइनरी कन्वर्जन में पहले ही पढ़ाया हुआ है। वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर पढ़ना है आपको बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, आपको पता लगेगा कि 0101 जो कंप्यूटर समझता है वो हमारी भाषा में किस तरीके से कन्वर्ट होता है, हम उसे कैसे समझते हैं और हम उसे कैसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे आ गए हमारा एक एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर आ गया। इसके बाद एटानस ऑफ बैरी कंप्यूटर आज भी इसे म्यूजियम में बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था, पहला डिजिटल कंप्यूटर जिसमें स्क्रीन थी, जिसमें आप नंबर्स को देख सकते थे, वरना तो आज तक बस कार्ड पे छपती थी कुछ चीज, आप कार्ड से समझते थे कि अच्छा अच्छा इसमें इतने छेद हो रखे हैं, इतने प्लेन हैं, तो इसका ये नंबर होगा। ये एक ऐसी मशीन पहली बन गई 1939 में, जो जॉन एटनअप और उनके एक स्टूडेंट ई बैरी ने बनाई, जो कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल कैलकुलेशंस होती थी, जो बहुत हार्ड होती थी, वो कर सके। तो ये इतनी बड़ी मशीन उन्होंने बनाई, और इसमें बहुत सारी चीजें लगी, और इसमें नंबर्स दिखाई देते थे। इन्होंने इस पे काम कर दिया था 1939 में, बट इन्हें 3-4 साल लगे इसे बनाने में, और 1942 में इन्होंने एक वर्किंग मॉडल तैयार कर लिया, जो कि ये है, आज तक संभाल के रखा हुआ है। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया, जो कि आपको मैं भी आगे बताऊंगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कि वैक्यूम ट्यूब्स कहाँ इस्तेमाल की जाती थी और क्यों की जाती थी। और ये भी 01 पे, बस उसके बाद से ऐसा हुआ कि कंप्यूटर 0101 पे ही कार्य करता आ रहा है उस दिन से। ये भी जो है बाइनरी पे ही आधारित था। और इसमें एक अच्छी बात क्या थी, आज तक तो तुम सिर्फ नंबरों को स्टोर कर देते, 53 को स्टोर कर लिया, है ना, 67 को स्टोर कर लिया, बट 53 क्या, 53 किलो, 53 ग्राम, 53 नंबर है एक, क्या है 53, 53 कुछ था ही नहीं जब तक इसके सामने एक इकाई नहीं लगी हुई। तो इसकी एक खास बात मशीन की ये थी कि इसमें क्या हो गया, इसमें हम यूनिट्स और लॉजिक यूनिट्स को भी स्टोर कर सकते थे। और ये इसीलिए मैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर बना, पहला पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आई मॉडर्न एज, जो हमारी आज चल रही है वो मॉडर्न एज है। इसमें मैं आपको क्या ही समझाऊं, सारी चीजें आपके सामने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स बन चुके हैं जो सिर्फ बिजली से चलते हैं। इन्हें 1930 और 1930 से 1940 का वो टाइम आया जब मार्केट में बहुत तरह तरह के कंप्यूटर आए। और उस टाइम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता था मिलिट्री वगैरह में, मिलिट्री के कोड तोड़ने में, और एरोप्लेन के डिजाइन्स बनाने में, या फिर एरोप्लेन के अंदर उसे इस्तेमाल करने में। 1936 में Z1 कंप्यूटर बना, जो कि साइंटिस्ट ने बनाया था, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं है। जो पहला कंप्यूटर था Z1 कंप्यूटर ऐसा, जो कीबोर्ड के द्वारा इनपुट लेता था। अब तक क्या हो रहा था, हम पंच कार्ड से इनपुट दे रहे थे, है ना, या फिर किसी और तरीके से इनपुट दे रहे थे, बट कीबोर्ड नहीं बना था अभी तक। जो हम आज इस्तेमाल करते हैं वो बना ही नहीं था। 1936 में पहली बार कीबोर्ड बना, जो नंबर इनपुट लेता था बस। अब भी एबीसीडी का कोई इनपुट नहीं ले रहा कीबोर्ड, सिर्फ नंबर्स का लेता था, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक का। उसके बाद जब लेटर Z1 Z2 Z3 Z4 डेवलप हुए, सारे के सारे जो बाइनरी सिस्टम पर ही आधारित थे, जो मैंने अभी आपको कहा कि सारे कंप्यूटर उसके बाद तो बाइनरी पे ही चले, वो सारे के सारे जब बाद में Z2 Z3 Z4 बने, तो इनमें डेवलपमेंट हुआ, इनमें कीबोर्ड में एडवांसमेंट आए, इनमें दूसरे इनपुट के मेथड्स आए, नंबर्स भी आए, सिंबल्स भी आए, बाकी सारी चीजें आई, है ना। और आज आप देख लो, आज ऑलमोस्ट हम हर तरह का इनपुट देते हैं, हम पॉइंटर से इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से देते हैं, नंबर्स का देते हैं, सिंबल्स का देते हैं, अल्फाबेट्स का देते हैं, हर चीज का इनपुट देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मॉडर्न कंप्यूटर में एक बहुत ही फेमस कंप्यूटर है मार्क 1, जो अक्सर करके हमें पढ़ाया जाता है, वो ये है मार्क 1। देख लो पहले कंप्यूटर, देख लो आप कितने बड़े बड़े होते थे। आज आप अपनी जेब में लेके कंप्यूटर घूमते हो, और वो भी इससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये भले ही जो है 2 कार के गराज की जगह घेर रहा हो, बट ये तुम्हारे मोबाइल से ज्यादा पावरफुल नहीं है। ठीक है, 1944 में प्रोफेसर इनायक, इनायक की भी फुल फॉर्म है। ठीक है, ये पूछी जाती है इनायक की फुल फॉर्म अक्सर करके। इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, स्पेलिंग तो यार बेकार ही आती है, एंड इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर।
इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो प्रोफेसर इनायक और आईबीएम जो कंपनी है जिसने विंडोज खरीदी थी और उसके बाद से विंडोज देख लो आज आप सब घर में, इन प्रोफेसर इनायक और आईबीएम ने मिलकर पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया जो आज हमारे घरों में है। वो पहला जब बना था वो 1944 में बना था। जो एडा ने निर्देश बनाए थे ना उस वक्त बहुत पहले, वो इस कंप्यूटर में फिर से इस्तेमाल किए गए। इस कंप्यूटर की खास बात ये थी कि ये 20 डिजिट के नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स, ऐसे ये 239 है तो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट, ये कितना है? 3 डिजिट नंबर है। इस तरह का एक बड़ा नंबर जिसमें 20 डिजिट हो, इस तरह के 20 डिजिट के नंबर की मल्टीप्लीकेशन कर सकता था सिर्फ 5 सेकंड में। सिर्फ 5 सेकंड में इतना फास्ट था। और इसकी एक कमी थी। ये क्या थी इसकी? डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज थी इसकी कि अगर अगर इसमें कुछ खराब हो गया, इसमें अगर कुछ खराब हो गया तो क्या फॉल्ट है, कहाँ पे आया है वो फॉल्ट, वो ढूंढना मुश्किल हो जाता था। इसमें ये एक कमी थी, जैसे कि सभी में होती है। कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छी चीज बना रहे हो तो एक ना एक कमी भी तो रह ही जाती है। उसके बाद अब हमें पढ़ना है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर जिसके लिए हम चलने वाले हैं अभी बोर्ड पे। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर हम पढ़ते हैं अब बोर्ड पे, जो कि हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट भी नहीं है और इतना सारा याद भी रखना मुश्किल है। ये सब चीजें याद करने लायक नहीं होती, नहीं याद रख सकते आप इन्हें, है ना। मतलब कुछ स्टूडेंट फ्रेम ऑफ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कुछ चीजें या तो कंफ्यूजिंग हो जाएगी या निकल जाएंगी। पर जो चीजें याद रखने वाली थी उन्हें मैंने ढंग से एक्सप्लेन किया है, बाकी आपको सिर्फ नॉलेज में होनी ही चाहिए। और इसी तरीके से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो सिर्फ नॉलेज के लिए है, आपको पता होनी चाहिए कुछ चीजें कि 5G क्या थी और फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की वो कैसी थी, उनमें क्या इस्तेमाल किया जाता था। बस ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या उनमें इस्तेमाल किया जाता था। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम थी, दूसरी बार में इंटीग्रेटेड सर्किट्स आ गए, फिर माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। इस तरीके से क्या क्या आया, उनके क्या प्रोज थे, क्या लाभ थे, क्या हानियां थी, ये सब हम पढ़ते हैं बोर्ड पे। तो चलें फिर बोर्ड पे, क्योंकि स्क्रीन का काम यहाँ पे खत्म हो गया। तो हम आ गए हैं अपने ग्रीन बोर्ड पे। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो भाई जैसे हमारी पीढ़ियाँ होती है ना, ऐसे कंप्यूटर की भी रही, कंप्यूटर की भी हैं, ठीक है। जैसे हम कुछ दशक, कुछ सेंचुरीज़ की बात करते हैं, इसी तरीके से कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो भी अलग अलग चरण में हुआ। कि जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आती गई, जैसे जैसे हम नए पुर्जे बनाते चले गए, ऐसे ऐसे कंप्यूटर का भी अलग अलग चरण में विकास होता गया। इसी तरीके से कंप्यूटर का जब से हमने इन सब चीज़ों को लिखना और पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो 1940 से हम कंप्यूटर का विकास देख रहे हैं होते हुए। तो पहली जनरेशन जो है कंप्यूटर की, जो पहला चरण था कंप्यूटर का जिसमें कंप्यूटर का विकास हो रहा था, वो थी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। इसी तरीके से अभी तक हमारे पास 5 जनरेशन है कंप्यूटर की, 5 चरणों में कंप्यूटर का विकास हुआ है। फिर जैसे जैसे मतलब इसे बिल्कुल आप ऐसे समझो जैसे हमारा विकास होता है ना, कि हमने, मानव ने अपना रहन सहन बदला, अपना पहनना ओढ़ना बदला, अपनी सभ्यता बदली, इसी तरीके से कंप्यूटर ने अपने पुर्जे बदले, अपनी टेक्नोलॉजी बदली, और इसी तरीके से कंप्यूटर का विकास होता रहा अलग अलग चरण में, ठीक है। तो इसी तरह जब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आई वो थी 1940 से लेकर 1956 तक। इस चरण में कंप्यूटर का जो पहला डेवलपमेंट था, पहली जनरेशन जिसे हम कहेंगे, वो यहाँ स्टार्ट हुई और यहाँ तक 1956 तक चली। उसके बाद सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो गई। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब्स थी हमारे पास, वैक्यूम ट्यूब्स थी हमारे पास। इन्हें हम इलेक्ट्रिक वॉल्स भी बोलते हैं, ठीक है। जिन लोगों, बच्चों की फिजिक्स ठीक है वो इन सब को समझ जाएंगे आराम से। वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रिक वॉल्स थी हमारे पास, उनका इस्तेमाल करके हमने कंप्यूटर बनाने स्टार्ट किए। फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, हमने वैक्यूम ट्यूब्स और इलेक्ट्रिक वॉल्स जैसे टेक्नोलॉजी उस टाइम हमारे पास थी, तो इसका इस्तेमाल करके हमने कंप्यूटर्स में डेवलपमेंट करने स्टार्ट किए। अब क्योंकि ये चीज़ें बहुत बड़ी होती थी साइज़ में,
आज तो आप एक इतने से प्रोसेसर पे सारी चीज़ें कर रहे हो। उस टाइम जो 60,000 वैक्यूम ट्यूब्स नहीं कर पाती थी, अब उतना काम एक इतनी सी चिप कर देती है, इतनी सी माइक्रो प्रोसेसर चिप। ठीक है, तो अब इससे इसलिए तो आज ये जो आपका उस समय का कंप्यूटर था जो 3 कमरों में आता या 2 कार के गराज में आता, आज उससे भी ज़्यादा पावरफुल आपका मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, आ जाते हैं वापस पॉइंट पे। तो वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करके हमने कंप्यूटर का उस समय डेवलपमेंट स्टार्ट किया, और इसका जो इस जनरेशन में सबसे पहला कंप्यूटर बना वो था ENIAC। इसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, इसका जिक्र किया था मैंने ENIAC का। इसकी फुल फॉर्म जो मैंने बताई थी आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट बन जाती है क्योंकि ये पहला कंप्यूटर है जो डिजिटल कंप्यूटर था, जिसकी अभी हमने बात की थी। अब आगे इसके कंप्यूटर के या फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ अपने प्रोज अपने कॉन्स थे, कुछ विशेषताएं जिन्हें कह लो या जिनसे हम पहचान सके कि क्या था पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स में। तो मैं बता देता हूँ, पहले कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे साइज़ में बहुत बड़े थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे। दिख रहा है? हाँ, एक्सेसिव अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करते थे, और हार्ड टू कैरी, इधर उधर ले जाने के लिए बहुत ही मुश्किल था इन्हें इधर उधर ले जाना। साइज़ में बड़े हो गए, हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर उधर ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक्सपेंसिव हैं। जब यार कोई तुम बड़ी चीज़ बनाओगे तो वो सस्ती तो बनेगी ही नहीं, महंगे तो थे ही। और हर कोई जानता नहीं था उन्हें चलाना, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, ऐसे बिना सीखे हम उन्हें चला नहीं सकते। जैसे आज का जो बेसिक स्मार्टफोन है वो सब जानते हैं कैसे चलाना है ना, थोड़ा सा आपने सीख लिया चल गया। तो इस तरीके से ये वाले कंप्यूटर ऐसे नहीं थे, इन्हें बहुत ही स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाया गया, और बहुत ही स्पेशल लोग जो इन्हें जानते थे, जिन्होंने इनका इन्वेंट किया, वो लोग इसे चला पाते थे। ठीक है, और इतना सब होने के बाद अब जो है हम आते हैं ENIAC पे। ये जो पहला कंप्यूटर है, मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताऊंगा जिससे आपको लगेगा कि यार सच में मतलब कितना बड़ा कंप्यूटर था, इतनी सारी चीज़ें थी इसमें। ठीक है, तो जो सबसे पहला आपका कंप्यूटर था ये ENIAC, इसमें आप 5000 जोड़ और 350 गुना 1 सेकंड में कर सकते थे। ये इतना पावरफुल था। बट यार स्टिल 1 सेकंड बहुत ज़्यादा होती है आज के समय में। आप इससे भी कहीं गुना ज़्यादा सिर्फ मिली माइक्रो नैनो सेकंड्स में कर लेते हैं। ठीक है, 5000 जोड़ और 350 गुना जो है आप 1 सेकंड में कर लेते थे। इसमें 18000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, 18000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, 10,000 कैपेसिटर्स थे। कैपेसिटर्स जानते हैं? पढ़ना अगर नहीं जानते तो पता होना ज़रूर चाहिए। ठीक है, 18000 वैक्यूम ट्यूब्स थी, 10,000 कैपेसिटर्स थे और 60,000 स्विच थे। 60,000 स्विचेस। आपके घर में कितने स्विच होंगे? एक रूम में कितने स्विच होते हैं? 8, 10, ऐसे 60,000 स्विच थे सिर्फ एक कंप्यूटर में। और उसके बाद इसका जो वज़न था वो था 27 टन। ये इतना भारी था, इसका वज़न जो था 27 टन था। तो ऑब्वियसली यार महंगा भी होगा ही, हीट भी प्रोड्यूस करेगा। और ये हीट इतनी प्रोड्यूस करते थे कि इन्हें एक पानी वाले कमरे में या एसी जैसी कोई एप्लायंस होती थी, इस तरीके से कोई चीज़ें इस्तेमाल करके इन्हें ठंडा रखा जाता था। ठीक है, तो ये इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये पहला होता है, हमेशा पहला पूछा जाता है, उसके बाद सेकंड अक्सर पूछा ही नहीं जाता। कोई नहीं पूछता आपसे कि दूसरा प्रधानमंत्री कौन था भारत का, हमेशा पहला पूछा जाता है। तो इसलिए पहला आपको मैंने डिटेल में बताया, और मैं आपको हमेशा पहला ही डिटेल में बताता हूँ। उसके बाद तो अब हम सारा फटाफट कवर करने वाले हैं, बस नॉलेज के लिए। ये आपको पूछा जा सकता है, इसलिए हमने इसे इतना पढ़ लिया।
और एक और चीज़ कि इतना सब होने के बाद भी, इतना महंगा इतना बड़ा सिस्टम बनाने के बाद भी इसमें पता क्या था, मेमोरी सिस्टम था ही नहीं। मेमोरी सिस्टम था ही नहीं। आप कुछ स्टोर करके ही नहीं रख सकते इसमें। जो आपने कर लिया वो कर लिया, उसके बाद इसका जो आउटपुट आया उसे पेपर वेपर पे नोट कर लो या याद कर लो, इसमें तो कहीं स्टोर नहीं होने वाला। आज देख लो आप यार, कितने बड़ी बड़ी फाइल्स अपने फ़ोन में रखते हो, कैसे स्टोर कर रखे हो। उस टाइम पे हम इसमें कुछ नंबर्स तक स्टोर नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, इतना मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर इतना पीछे थे आज के कंप्यूटर से। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सेकंड जनरेशन कंप्यूटर पर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो है फर्स्ट जनरेशन के ख़त्म होने के बाद स्टार्ट हुई 1956 से, और ये आपकी 1963 तक चली। अब सेकंड जनरेशन का डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि उस टाइम पे ट्रांजिस्टर डेवलप हो चुका था। ट्रांजिस्टर डेवलप हो चुका, जिसने क्या किया, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया। जहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स लग रही थी, उसकी जगह क्या हुआ, ट्रांजिस्टर लग गया एक। ठीक है, तो वहाँ से क्या हुआ, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर डेवलप होना स्टार्ट हुए। इसके कुछ बहुत अच्छे फीचर्स रहे। क्या हुआ, ट्रांजिस्टर जो था वो ज़्यादा विश्वसनीय था, इसके पास इसमें ख़राब होने की चीज़ें कम हो गई। अब क्योंकि बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब्स जो काम कर रही थी वो ट्रांजिस्टर करने लगा, है ना। ऐसे मतलब 60 वैक्यूम ट्यूब्स की जगह या 1000 वैक्यूम ट्यूब की जगह एक ट्रांजिस्टर ने ले ली। तो क्या हुआ, साइज़ छोटा हो गया। पहली वाली पीढ़ी से जो है साइज़ कंपैरेटिवली छोटा हो गया, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से कंपैरेटिवली स्मॉल हो गया। ठीक है, पहले वाले जनरेशन के कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की क्षमता नहीं थी। यहाँ पे क्योंकि ट्रांजिस्टर आ गया तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई, कुछ नई भाषाएं डेवलप करी गई कंप्यूटर के लिए, जिन्हें कंप्यूटर समझ सके। कुछ जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, कंप्यूटर जिन्हें समझ सकता है, उस तरह की भाषा डेवलप की गई ताकि कंप्यूटर उन्हें समझ सके, हम प्रोग्राम बना सके, उस प्रोग्राम को कंप्यूटर पढ़ के हमें कार्य करके दे सके, है ना। अब साइज स्मॉल हो गया, प्रोग्रामिंग हो गई, ज़्यादा विश्वसनीय हो गया, ज़्यादा रिलायबल था, और साइज़ में ही अभी भी बढ़ा ही था। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बहुत छोटा हो गया, आज के साइज़ इतना नहीं हुआ, बट कंपैरेटिवली बहुत छोटा हो गया पहले जनरेशन के कंप्यूटर्स से। अब क्या हुआ, जिस कैलकुलेशन में पहले जिस कैलकुलेशन में 1 सेकंड लग रही थी, अब वो घट के कितनी हो गई, मिली सेकंड आ गई, मिली सेकंड आ गई और माइक्रो सेकंड आ गई। जो कैलकुलेशन 1 सेकंड ले रही थी वो अब मिली सेकंड में और माइक्रो सेकंड में हो रही थी। और इससे क्योंकि वो पहले वाले कंप्यूटर तो वैक्यूम ट्यूब्स थी, वो तो टूट भी सकती थी इधर उधर लाने ले जाने में। ट्रांजिस्टर क्योंकि इससे छोटा भी हो गया था साइज़ और ये इतनी आसानी से टूटता ना, तो हम अब कैरी कर सकते थे कंप्यूटर को, एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैरी कर सकते थे। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर वी कुड कैरी कंप्यूटर्स। ये हुआ कुछ सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स। इसके बाद जब सेकंड 1963 में ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारी स्टार्ट हुई थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स की। इसके बाद हमारे पास आए थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हमारे पास 1964 से लेके 1971 तक जिनका विकास हुआ। अब क्या हुआ, मैंने कहा हर बार एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, एक नई जनरेशन स्टार्ट हुई। इस बार जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो हुई इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इसे हम बोलते हैं एकीकृत परिपथ। इसके नाम से ही पता लग रहा है क्या हो रहा था भाई। जनरली हो क्या रहा था, जो सबसे पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये एक वैक्यूम ट्यूब थी, इसके अंदर 1-2 सर्किट हुआ करते थे, है ना। अब क्या किया इन्होंने, एक बड़ी सी चिप जैसी एक चीज़ बना ली और छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट बना दिए। इस पे बहुत सारे सर्किट बना दिए, बहुत सारे सर्किट इस पे ही बना दिए, एक ही प्लेट पे, ये फिर एक ही चिप जैसी चीज़ पे बहुत सारे सर्किट बना दिए। इसका मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि सर्किट्स को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया और एक इस तरह की माइक्रो चिप डेवलप कर ली गई। और जब ये चिप डेवलप हुई
तो कंप्यूटर में एक अलग रिवॉल्यूशन आया, कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, छोटा ही करते जा रहे थे हम साइज़ को हर बार। पर इस बार एक अच्छी चीज़ क्या थी कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गया, कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया, कंप्यूटर का साइज़ और छोटा हो गया। कंप्यूटर जहाँ कैलकुलेशंस करने में अब मिली और माइक्रो सेकंड ले रहा था, वहाँ पे अब नैनो सेकंड्स लेने लगा, नैनो सेकंड्स में जो है कैलकुलेशंस होने लगी। अब क्योंकि और छोटा हो गया तो ये और आसान हो गया, ईजियर टू कैरी, इसे इधर उधर ले जाना और आसान हो गया। अब ये बनने भी सस्ता लगा, ठीक है, क्या हुआ, चीपर, या फिर अफोर्डेबल कह लो, अफोर्डेबल, सस्ता हो गया, ये इसका बनना कंप्यूटर का सस्ता हो गया। एक और चीज़ जो इसमें ऐड हुई वो ये हुई कि जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, अगर उनमें कुछ ख़राब हो जाता था, पहले उसे फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल होता था। उसके बाद अगर फॉल्ट ढूंढ लिया, उसके बाद उसे जब सुधारा जाएगा, फिर से ठीक किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। बट यहाँ पे ऐसा केस नहीं था। यहाँ पे क्या हो रहा था, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट को इन्होंने सस्ता बना दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कंप्यूटर में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था, टेक्निकल फॉल्ट अगर आ रहा था, टेक्निकल फॉल्ट आ रहा था अगर, तो उसे ठीक करना क्या हो गया, सस्ता हो गया, सस्ता हो गया। टेक्निकल फॉल्ट को ठीक करना भी सस्ता हो गया। तो हो कुछ नहीं रहा, हम बस कंप्यूटर को छोटा बनाते जा रहे हैं, उसे फास्ट करते जा रहे हैं, सरल बनाते जा रहे हैं, कैरी करने में इजी हो जाए, ठीक होने में फिर से कम से कम पैसों में ठीक हो जाए। तो यही हम डेवलपमेंट करते चले गए एक नई नई टेक्नोलॉजी के साथ। तो थर्ड जनरेशन में हमारे पास आया था इसी तरीके से इंटीग्रेटेड सर्किट, सेकंड में था ट्रांजिस्टर, और फर्स्ट में था आपका, बताओ, वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है।